नमस्कार मित्रों, बुक शेल्फ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दुनिया भर में लोकतंत्र की बात हो रही है और कहा जाता है कि भारत तो लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कहा जाता है और वैसे भी दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है भारत। तो जहां लोकतंत्र की चर्चा होती हो, डेमोक्रेसी की चर्चा होती हो और अभी 2 दिन पहले हमने संविधान दिवस मनाया। संविधान हमारे लोकतंत्र का सबसे मूल ग्रंथ है, उसकी चर्चा होती रहती है। ऐसे ज़माने में जब दुनिया में अमेरिका और हिंदुस्तान और तमाम तरीके के मुल्कों में डेमोक्रेसी की बात हो रही हो, डेमोक्रेसी पर चर्चा हो रही हो, उस दौरान तानाशाही की बात करें, कुछ हो सकता है कुछ लोगों को अजीब लगे। लेकिन जब तानाशाही की बात लोकतंत्र के ज़माने में होती हो, तो वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो एक वार्निंग भी है, एक चेतावनी भी है। तानाशाही सिर्फ इतिहास नहीं है, तानाशाही वर्तमान भी है, तानाशाही भविष्य भी है। और तानाशाही क्या किसी व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का नतीजा होती है या कोई ऐसा सिस्टम है जो इस सब को बनाता है? तानाशाह कितने बहादुर होते हैं, तानाशाह डरपोक होते हैं, तानाशाहों की लाइफ क्या होती है? इस सब को जानना सब लोगों के लिए हमेशा आकर्षण का विषय बना रहा है। फ़िल्में भी बहुत सारी आई हैं, कुछ लोगों ने सीरीज़ पर भी काम किया, कुछ किताबों पर भी काम हुआ। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी किताब है जिसने तानाशाही के जो लोग हैं, जो तानाशाह हैं, दुनिया के बड़े तानाशाह, जिनमें हम हिटलर की चर्चा करते हैं, मुसोलिनी की चर्चा करते हैं, ईदी अमीन की चर्चा करते हैं, पिनाशो की चर्चा करते हैं, स्टालिन की चर्चा करते हैं, उन सब पर विस्तार से चर्चा की है। क्यों ज़रूरत पड़ी है? मैं समझा, इस किताब को पढ़ा मैंने, तो ये बहुत बारीक किताब लिखी गई है। वैसे भी जो जिन्होंने इस किताब को लिखा है, जो लेखक हैं अशोक कुमार पांडे साहब, वो थोड़ा-सा महीन लेखक हैं, बारीक लेखक हैं। उनकी किताबों को समझने के लिए कई बार पढ़ना होता है और कई बार मायने समझने होते हैं उसके। तो ये किताब उस तरह की किताब है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, 20वीं सदी के तानाशाह। अशोक पांडे साहब ने लिखी है किताब। उन्होंने वैसे भी बहुत सारी किताबें लिखी है जो मैंने पढ़ी हैं, गांधी मेरे पीछे ही रखी हुई है यहाँ पर उनकी किताब, और ये राजकमल पेपरबैक्स ने छापी है। इस किताब का मायने सिर्फ मैं नहीं समझता, मैं पांडे साहब से बात करेंगे तब समझूंगा कि क्या केवल इतिहास के नजरिए से ये किताब लगी है। मुझे तो लगा ये फिर से आज के लिए लिखी है, नाम चेहरे कुछ जो है ये पुराने लगाए हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे। पांडे साहब हमारे भाई भी हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ और बहुत अच्छा बोलने वाले लोगों में से। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, ये किताब मैंने शुक्रिया। पढ़ी, एक एक पन्ना इसका पढ़ लिया। कलर भी है, इतिहास भी है, समझने का तरीका भी है, तानाशाहों को और तानाशाही दोनों को समझने के तरीके। लेकिन जब मैंने ऊपर नाम देखा अशोक कुमार पांडे, तो मुझे लगा कि ये किताब ऐसे तो नहीं लिखते पांडे जी। ये इतनी महीन किताब 21वीं सदी में 20वीं सदी के तानाशाहों को याद करने की वजह है। विजय भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। मुझे इतना अच्छा लगता है कि पिछले किताब पर भी आपने बहुत विस्तार से बात की थी, और बात बहुत लोग करते हैं लेकिन बड़े भाइयों से और खासतौर पर ऐसे लोगों से जिनको मैं ओल्ड फैशन कहता हूँ, पुराने लोग जो एक एक शब्द पढ़ते हैं, समझते हैं, फ्लैप पढ़ के बात नहीं करते, उनसे बात करने में एक अलग ही आनंद आता है। ऐसा लगता है हम कॉफी टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं। नहीं, पढ़ने में भी तो बहुत देखिए, मजा आता है। जी शुक्रिया, उसके लिए मेरा शुक्रिया। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि इतिहास का उपयोग क्या है। इतिहास का उपयोग ही विजय भाई है कि हम वर्तमान को समझें। जब हम अपने पुरखों की बात करते हैं, अपने पिता की बात करते हैं, दादा की बात करते हैं, हमारे दादा ये कहते थे, तो दादा 1000 बात कहते थे, याद वो रह जाती है जो आज काम आती है। आज काम आती जैसे है। मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे हमेशा कि बी रेडी फॉर द वर्स्ट, सॉरी, थिंक ऑफ द बेस्ट एंड बी रेडी फॉर द वर्स्ट। कि सबसे बुरे के लिए तैयार रहो लेकिन सबसे अच्छा सोचो। तो जब वो मृत्यु शैया पर थे, जब हमें मालूम था कि बचाना मुश्किल है, तो मैं लगातार सोचता रहा कि ऐसे समय में भी क्या ऐसे सोचा जा सकता है, क्या इस बुरे समय के लिए तैयार रहा जा सकता है, और तब उसके नए अर्थ खुले मेरे सामने। और ये सभी के साथ होता है। तानाशाही का जहां तक आपने पढ़ा है, तो भूमिका की शुरुआत ही मैंने डोनाल्ड ट्रंप के एक वाक्य से की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं तीसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनना बस। चाहता हूं। अब आप जानते हैं कि अमेरिका में एक राष्ट्रपति 4 बार चुने गए थे, और उसके बाद बाकायदा नियम बना था कि 2 बार के बाद कोई और राष्ट्रपति नहीं बनेगा। नहीं। ये बात तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्यों बना था ये समझना जरूरी है, क्योंकि उस समय जो तानाशाही व्यवस्थाएं थी, उसमें राजा मरता ही नहीं था। जब तक मरता नहीं था तब तक राजा रहता था।
हिटलर जब तक मारा नहीं गया तब तक वो तब तक सत्ता पर रहा, मुसोलिनी जब तक मारा नहीं गया सत्ता पर रहा, स्टालिन जब अपनी मौत नहीं मरा तब तक सत्ता पे रहा, माओ जब तक अपनी मौत नहीं मरे वो सत्ता में रहे। और सदाम हुसैन से लेके आप जिसका भी नाम लेना चाहें, ये जियाउल हक का नाम ले लीजिए, सदाम हुसैन का नाम ले लीजिए, नाम तो गिनाते ही चले जाइए, नेपाल के किसी राजा का बहुत नाम है, ले लीजिए। तो लोकतंत्र और इसमें सबसे बड़ा फर्क यही देखा गया, फर्क बहुत सारे हैं लेकिन बाहर से दिखने में सबसे बड़ा फर्क देखा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध को चर्चिल जीतता है। अगर मुझसे कोई पूछे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हीरोज, तो जाहिर है उसमें चर्चिल का भी नाम होगा। बिल्कुल इंग्लैंड का इकलौता वो नेता था जो इस बात को शुरू से जानता था कि हिटलर खतरनाक है। बाकी तो समझौता, चैम्बरलिन तो समझौता करके आए थे और बाकी लोग भी हिटलर से मिला जुला के चलने के मूड में थे। लेकिन भाई साहब आप याद कीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध की जीत के बाद इंग्लैंड की जनता ने उसको गद्दी से हटा दिया और 10 साल बाद फिर सत्ता में लेके आए। तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही थी कि लोग आते रहते थे, लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। जनता को ये ताकत हो या ना हो, लेकिन जनता को ये एहसास रहता है कि हम सत्ता को बदल सकते हैं। अगर तानाशाही और डेमोक्रेसी में बेसिक अंतर करना हो तो बेसिक ये। अंतर जी। अब इसमें जहां से लोकतंत्र की शुरुआत होती है, आधुनिक लोकतंत्र की शुरुआत होती है, जो यूरोप में भी लोकतंत्र फैलाने की कोशिश करता है और बाकी सब करता है और लगातार खुद को डेमोक्रेसी का मतलब पहरुआ आप कह सकते हैं कहता है, वो अमेरिका, वहां ट्रंप को चुना जाता है। ये तो पहली घटना ही अपने आप में मजेदार है। और ट्रंप कहता है कि हम तीसरी बार बनेंगे और अब मागा के तमाम लोग कह रहे हैं कि संविधान बदला जाएगा। बदला जाए। अब भारत में भी संविधान बदलने की बात तो होती ही रहती है, इसको हम किनारे तो कर नहीं सकते हैं। कह दिया जाता है फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो लड़ता है वो लॉ मेकर बनने वाला होता है, वो कानून बनाने वाला होता है। हमारे यहाँ विधायक सांसद लॉ मेकर है। तो जब लॉ मेकर चुनाव के टाइम कहते हैं कि 400 सीट दे दो हम संविधान बदल देंगे, तो इसके मानी क्या लगाए जाए? इसके मानी ये है कि भले अभी आप सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो, लेकिन कहीं आपके मन में तानाशाही है। बोल्सोनारो हमारे समय में पुतिन है जो चुनाव लड़ते हैं और 96% वोट पाते हैं। हाँ। मतलब आप अपने घर में भी अगर चुनाव लड़ेंगे, आप और भाभी अगर चुनाव लड़ जाए, तो बच्चों और भाइयों और सबका किसी एक को 96% मिलना लगभग असंभव है। हमारी तो घर में भी जमानत जब्त होने वाली है। होने वाली है, बिल्कुल। तो आप बहुत सुखी हैं, ऐसे लोग सुखी रहते हैं। तो ये जो एक प्रवृत्ति चली है, तो ऐसा लगा कि 20वीं सदी की तानाशाही को समझना इसलिए जरूरी है कि 21वीं सदी के तानाशाही के खतरों को समझा जा सके। और ये खतरा है, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है कि इमरान खान जिंदा है कि मर गए। 4 हफ्ते से उनसे किसी से मिलने नहीं दिया गया है। आसिम मुनीर डिफेक्टो वहां के बन चुके हैं, डिफेक्टो वहां के राष्ट्रपति आसिम मुनीर हैं। चाहे शहबाज शरीफ कुछ भी हो। आज मैंने एक वीडियो किया तो मैंने कहा कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ये प्यादों की तरह हैं जिनको बिसात से जब चाहेगा आसिम मुनीर उखाड़ के फेंक देगा। तो अयूब खान पे नहीं रुका, जियाउल हक पे नहीं रुका, मुशर्रफ पे नहीं रुका, एक नया आसिम मुनीर पैदा हो गया। पूरी दुनिया में इस तरह के खतरे लगातार दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि 20वीं सदी के तानाशाहों को समझते हैं, शायद लोगों को 21वीं सदी। और ये भी मेरा ये था कि तानाशाही होती क्या है, कुछ लोग जान जाए जरा सा। हमारे देश में भी बहुत लोगों को मैंने सुना कि नहीं तानाशाही होनी चाहिए, आर्मी का शासन होना चाहिए। ये सब हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मिलिट्री रूल में ऐसे अच्छा होता है वैसे। तो मैंने कहा जरा बता दूं तानाशाही में क्या होता है। अगर वो सब झेलने के लिए आप तैयार हैं तो अच्छी बात है, हम भी झेलेंगे। आप वो बहुत जरूरी है, उस हिसाब से भी बहुत जरूरी किताब है। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे मित्र लोग हैं जो समझते हैं कि तानाशाही जरूरी है, एक डिक्टेटरशिप होनी चाहिए ताकि व्यवस्था सिस्टम ठीक हो। मिलिट्री रूल की भी बात बहुत सारे लोग करते हैं। सर मन तो मेरा वही 21वीं सदी पर आकर अटक रहा है ना। इस किताब को जब किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है तो लोगों ने पूछा कि 21वीं सदी के तानाशाहों पर कब लिखोगे। लेकिन मेरा कहना है कि जब तक 20वीं सदी के तानाशाह आपके समझ में नहीं आएंगे, आप ये तय ही नहीं कर पाएंगे कौन तानाशाह है कौन नहीं है। नहीं, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हुआ इस किताब को देख के कि ये फोटो तो कहीं गलत नहीं लगा दिया आपने, या कि भाई विजय त्रिवेदी जैसे लोग हैं थोड़ा भरम में रहे। लेकिन ये फोटो मुझे लगती नहीं कि आप इसके इन सब फोटोज के लिए लिख रहे हैं। ये फोटो आपने ठीक कहा कि समझाने के लिए ठीक है, तो हम इन फोटोज का एक कारण है। वैसे तो आप जानते हैं विजय भाई, आप भी लेखक हैं, कि ये फ्रंट पे क्या जाएगा, कवर पे क्या जाएगा, लेखक से कोई पूछता नहीं है। वो प्रकाशक का काम होता है। हम लोग किताब सबमिट कर देते हैं, बाकी सब प्रकाशक करते हैं। लेकिन हाँ, जो आप कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ उसको। उसका कारण है, अगर फोटोज को आप देखेंगे
और दुनिया का नक्शा उठा के देखेंगे तो यूरोप के भी तानाशाह हैं उसमें, हिटलर और मुसोलिनी। मेनलैंड यूरोप हिटलर जर्मनी, और नीचे साउथ का जो है इटली भी है। और यूरेशिया हम जब पढ़ते थे तो यूरेशिया हमको पढ़ाया जाता था, जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था तो यूरेशिया से स्टालिन साहब हैं, एशिया से किम इल सुंग साहब हैं, अफ्रीका से जो है वो आपके ईदी अमीन हैं, और लैटिन अमेरिका से पिनोशे हैं। तो मैं ये भी बताना चाह रहा था कि सारी दुनिया का, मेरा ये भी था कि दुनिया के अलग अलग देशों में किस तरह तानाशाही है और अलग अलग व्यवस्थाएं भी हैं। हिटलर और मुसोलिनी जो है वो फांसीवाद लेके आते हैं, दक्षिणपंथी हैं। स्टालिन जो है वो वामपंथी हैं, वो क्रांति लेके आते हैं। बहुत लोग नाराज हुए कि आप स्टालिन को कैसे लेके आ गए। मेरा सवाल है कि भाई सत्ता में जब वो आते हैं तो 5 लीडर थे लेनिन के समय के, और 1936 तक 5 में से 4 मार दिए जाते हैं, अकेले स्टालिन बचते हैं। अभी अगर तानाशाही नहीं है तो क्या है, और भी बहुत डिटेल लिखा आपने पढ़ाई है। पिनोशे का बहुत मजेदार है कि लैटिन अमेरिका में वामपंथी अलेंदे को चुनाव से, डेमोक्रेसी से चुना गया था, और फिर उसको हटाने के लिए सीआईए ने पैसा लगाया, जो डेमोक्रेसी के अलंबरदार बनते थे उन्होंने पैसा लगाया और पिनोशे को सत्ता में ले आया, अलेंदे की हत्या हुई। और ईदी अमीन अनपढ़ तानाशाह था, अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुआ था, अंग्रेज गए तो वो कैसे कैसे पहुंच गया, और जब वो बना तो अंग्रेज, अमेरिका, इजरायली सब उसका समर्थन कर रहे थे, बाद में सब उसके दुश्मन हो गए। तो अलग अलग तरह की तानाशाहियां, अलग अलग विचारों की तानाशाहियां, अलग अलग इलाकों की तानाशाहियां, मेरा मन था कि सारा रूप एक साथ दिखा दूं। आप चुन लीजिए कि आप यहाँ किस तरह की आने वाली। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। मैंने तो पूरा पढ़ा, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप मदद करें हमारे लोगों की भी, जैसे हिटलर और मुसोलिनी की चर्चा करें, क्योंकि वो दोनों एक खांचे में थोड़ा सा फिट होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप करेक्टराइज करें कि कैसे देखते हैं, ताकि हमारे लोग आगे की चीजों को समझ सके। दोनों की तानाशाही को कैसे आप देखते हैं, कैसे चरित्र चित्रण, जैसे आप मजेदार बात यह है विजय भाई कि दोनों अलग तरह के व्यक्तित्व हैं। अगर पर्सनालिटीज की बात करेंगे, दोनों बिल्कुल अलग तरह के व्यक्तित्व हैं। हिटलर को अपने समय के हिसाब से कहें तो वो 9वीं फेल था, उसके पास कोई डिग्री नहीं। मुसोलिनी बेहद पढ़ा लिखा था, टीचर हुआ, पत्रकार हुआ, और उसके पास एक बहुत बड़ा सा ऑफिस था जो बेसिकली लाइब्रेरी था। तो किसी को अगर गेट से उस तक आना है तो तकरीबन 25-50 मीटर चल के आना होता था, और उसमें जो है वो लाइब्रेरीज देख के लोग घबरा जाते थे। गांधी जी का उसी में स्वागत किया था उसने, और वो अपने आप को बहुत पढ़ाकू दिखाता था, पढ़ता भी बहुत ज्यादा था, ढेरों किताबें, मरने से पहले भी वो किताबें पढ़ रहा था, वो लगातार पढ़ता रहा। हिटलर की पढ़ने वढ़ने में कोई रुचि नहीं रही है। मीन काउंट जो उसने लिखा, मेरी कहानी कह दीजिए या मेरी जो भी उसका अनुवाद करना चाहें, आत्मकथा जो लिखी वो बैकग्राउंड वहां आएंगे, वो भी लिखा नहीं है। जब वो जेल में बंद हुआ था तो उसने वो बोलता गया और एक कैदी उसको लिखता गया। इसलिए मीन काउंट जब 20 साल पहले मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये तो भाषण है, और बाद में समझ में आया कि वो वाकई भाषण था जब मैंने पढ़ा। लेकिन एक जगह पर दोनों जाकर एक हो जाते हैं, और वो था फांसीवाद, जिसको फांसीवाद उन्होंने कहा। फांसीवाद शब्द जो है वो मुसोलिनी का दिया हुआ। मुसोलिनी युद्ध विरोधी था, जबरदस्त युद्ध विरोधी था। रातों रात वो युद्ध समर्थक हो गया, और इटली में पूरा उसने की जो युद्ध से भागता है वो देश कभी विकास नहीं कर पाता है, और इस तरह की सारी बातें। वामपंथ विरोधी हो गया, वामपंथियों की हत्या करवाई, सत्ता में पहुंचा। अपनी एक चीज आप देख सकते हैं कि सारे तानाशाहों में कॉमन है कि उसने अपनी एक गुप्त पुलिस बनाई। केवल वो सरकारी पुलिस के भरोसे नहीं रहा, अपने ब्लैक शर्ट्स कमांडो बनाए जो सत्ता में आने के बाद भी एक्टिव रहे। और इस पीरियड तक विजय भाई हिटलर इनका प्रशंसक था, बहुत बड़ा मुसोलिनी का। हिटलर ने एक चिट्ठी लिखी थी मुसोलिनी को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। मुसोलिनी ने कोई खास महत्व नहीं दिया था उसको, तब वो बच्चा था। हिटलर अगर आप देखेंगे, अच्छा, दोनों की एक जो कॉमन चीज है कि दोनों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पैदाइश थे, दोनों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। हिटलर को अगर आप देखेंगे तो उसने बहुत चतुराई से एक शत्रु चुना, अल्पसंख्यक शत्रु चुना, यहूदियों को। और जर्मनी की सारी समस्याओं के लिए वहां के अल्पसंख्यक यहूदियों को उसने जिम्मेदार बता दिया। यहां तक कि वामपंथ को भी उसने यहूदियों की साजिश बता दी, क्योंकि मार्क्स के जो फादर थे वो यहूदी थे और बाद में कन्वर्ट हुए, और भी कई सारे जो उस समय के इंपॉर्टेंट वामपंथी थे उसमें कई यहूदी। तो यहूदियों को उसने चुना, और यहूदियों को चुनकर उसने लोगों को गोलबंद करना शुरू किया। और ये जो गोलबंदी थी, बहुसंख्यकों की गोलबंदी, कोई चाहे तो अपने देश के एग्जाम्पल से समझ सकता है, पाकिस्तान के एग्जाम्पल से, जहां के एग्जाम्पल से समझना चाहे समझ सकता है कि सबसे आसान होता है अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यकों की गोलबंदी करना। जब आपके पास किसी समस्या का हल नहीं है तो आप कह देंगे, महाराष्ट्र में आप कह देंगे बिहारी तुम्हारी सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, आसाम में आप कह दोगे कि बिहारी आपकी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है, कहीं कह दोगे मुसलमान जिम्मेदार हैं, कहीं कह दोगे सिख जिम्मेदार है। जहां जो अल्पसंख्यक है
वो कह दोगे और उसके बाद आप एक बड़ी गोलबंदी कर लोगे और गोलबंदी करने के बाद आप सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अपना लोगे। और दोनों अपने अपने यहाँ के जो पूंजीपति थे, दोनों ने समाजवादी शब्द रखा अपनी पार्टियों में, लेकिन काम किया पूंजीपतियों। और बाद के दौर में आप देखते हैं हिटलर आप मजबूत हो जाता है ज्यादा, तो मुसोलिनी लगभग उसके अंडर में काम करता है, वो सब काम कहानी करना तो है। जी। सर, जैसे आपने कहा कि कम्युनिज्म को लेकर, कम्युनिस्ट को लेकर एक क्रांति की बात हमेशा होती है। हम लोग पढ़ते भी रहे, कम्युनिस्ट क्रांति की बात हमेशा हुई। जब स्टालिन को आपने चुना, तो क्या सोचा आपने उसको लेकर? मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप तो पढ़ते रहते हैं, मैं तो मार्क्स तक को तो मैं अब भी स्वीकार करता हूँ, मार्क्स एंगल्स को मैं स्वीकार करता हूँ, और मार्क्स में मेरी आस्था नहीं है, लेकिन मार्क्स को मैं दुनिया के सबसे जरूरी इंटेलेक्चुअल्स में से एक मानता हूँ। जब मैं यूके गया था तो मैंने जाकर वहां दर्शन किया उनका, उनकी कब्र पर बहुत देर तक बैठा रहा और किया, और मैं पढ़ता हूँ मार्क्सवाद पे, मेरी किताब भी है मार्क्सवाद के मूलभूत सिद्धांत। जी। लेकिन समस्या ये हुई कि स्टालिन तक आते आते सारा मामला जो है मुझे मार्क्सवाद का ही विचरण लगता है। मैं अब ये नहीं स्वीकार कर पाता कि स्टालिन जो कर रहे थे वो वामपंथ या मार्क्सवाद जैसी कोई चीज थी। हालांकि ये कहते हुए मैं बिल्कुल ये सवाल भी लेने के लिए तैयार हूं और ये तंज भी झेलने के लिए तैयार हूं कि जहां जहां वामपंथी सरकारें बनी वहां वहां यही गति हुई। जी। लेनिन के समय में क्या हुआ कि देखिए, लोगों को पता नहीं है, इतिहास लोग पढ़ते नहीं है, जार के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा था उसमें अकेले बोल्शेविक पार्टी नहीं थी, जी। उसमें मेंशेविक पार्टी थी और भी कई सारी पार्टियां थी जो जार के खिलाफ लड़ रही थी। लेनिन और हाँ। उनकी पूरी लीडरशिप तो स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड और कहां कहां, वो तो रशिया में रह ही नहीं रही थी। रशिया में सिर्फ स्टालिन था, क्योंकि तब वो उतना बड़ा लीडर नहीं था, बाकी पूरी लीडरशिप को तो बाहर रखा गया था। रशिया के अंदर जो लोग लड़ रहे थे वो लोग भी थे, उनकी लेनिन से असहमत थी कुछ चीजों को लेकर, लेकिन वो लोग भी शामिल थे। अब संयोग ऐसा बना कि बोल्शेविक क्रांति हुई, लेनिन ने सत्ता पे कब्जा किया, तो पहला अब काम उन्होंने क्या किया कि एक पार्टी के शासन की बात। तो बाकी जितनी पार्टियां थी उन सबको रातों रात जो है घोषित कर दिया गया कि ये क्रांति विरोधी है। जिन्होंने क्रांति में मदद की थी, जिनके वो बिना भी। क्रांति संभव नहीं थी, उन सबको क्रांति विरोधी घोषित कर दिया गया और एक ही पार्टी लीगल रह गई, बोल्शेविक पार्टी। अब ये मेरे लिए चिंता की बात है कि अगर एक ही पार्टी होगी और आप सिद्धांत देंगे कि उसी पार्टी में सबका रिप्रेजेंटेशन होगा, तो थियोरेटिकली हो सकता है कि सब अलग अलग प्रेशर ग्रुप बनाए, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। लेनिन के समय तक ये रहा कि 4 या 5 नेता थे और वो आपस में बहस करके चीजें पास करते थे, तो थोड़ी सी डेमोक्रेसी थी, इंटरनल डेमोक्रेसी थी, कई बार लेनिन के प्रस्ताव भी पास नहीं। लेनिन के बाद आते हैं स्टालिन, और स्टालिन के समय अगले 5-7 साल में समझ में आ जाता है कि अब एक पार्टी का शासन एक व्यक्ति के शासन में बदल गया है। बदल गया है। और जो ही वो एक व्यक्ति के शासन में बदलता है, वो तानाशाही के अलावा और क्या हो सकता है। आप बताइए, हिटलर का शासन भी एक व्यक्ति का शासन था, उसके आसपास भी लेकिन 5-7 बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे जिनसे वो बात करता था, जिनकी सलाहें मानता था, ऐसा नहीं किसी की सलाह नहीं मानता था। स्टालिन के आसपास भी 4-5 लोग थे, लेकिन वो कौन 4-5 लोग थे जिन्होंने स्टालिन पे कभी सवाल नहीं किया। हाँ। गुप्त पुलिस की बात होती है, चेका बनाई थी लेनिन ने, जो दूसरी पार्टियों के लोग थे उनसे निपटने के लिए। दूसरी पार्टियां तो खत्म हो गई, लेकिन चेका रह गया, जो बाद में केजीबी बनता है। वो फिर अंडर पार्टी में जो लोग थे, जो स्टालिन का विरोध कर सकते थे या करते थे, उनको निपटाने के लिए काम आई। ट्रॉट्स्की को मैक्सिको में जाके मारा गया। तो अगर आपको एक सत्ता चलाने के लिए अपने आसपास के इतने सारे लोगों को मारना पड़ता है और आपके अंतिम समय तक हालत ये होती है कि आपके अलावा कोई ऐसा लीडर है ही नहीं जिसको इंटरनेशनली पहचाना जाए, एक व्यक्ति की सत्ता बनकर वो रह जाती है, तो इसको तानाशाही ना कहें तो क्या। और देखिए विजय भाई, एक उम्र हमारी भी हो गई, अब मुझे लगता है कि जो सच हमें महसूस होता है एक लेखक के रूप में कहना चाहिए। और मेरा नहीं, वो मानना अच्छी है बात है। कि मैं समझने के लिए ही, सबको एक समझने तरह के की, लिए हाँ बात है। वही, एक तरह की तानाशाही से अगर आपको लड़ना है तो आपको हर तरह की तानाशाही से हर लड़ना होगा। तरह की तानाशाही ये से नहीं लड़ना हो होगा। सकता है कि आप एक तरह की तानाशाही का समर्थन करें और दूसरी तरह की तानाशाही का विरोध करें। वो तो बेईमानी होगी एक तरह से। शुद्ध लेकिन रूप से, जैसे बिल्कुल। मैं कुछ समय पहले वहाँ गया था, क्यूबा। हम जी। थोड़ा-सा इतर सवाल है जो कम्युनिज़्म को लेके, हाँ, कम्युनिस्ट हाँ, पार्टी बिल्कुल, को लेके बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। अ, क्यूबा में था मैं, तो चे गुवेरा और वो सब बातें वहाँ पर हो रही थी। उस समय फिडेल कैस्ट्रो भी थे, तो मेरे को भी उनको हुँ, देखने का मौका मिल पाया वाह! वहाँ आप पर। किस्मत वाले हैं। जी, तो उसके बाद मैं वहाँ देख रहा था कि एक सर्किल पर अमेरिका के खिलाफ बड़ा होर्डिंग लगा हुआ, अमेरिकन एम्बेसी के सामने। वो तो एक हिम्मत की बात है। लेकिन क्यूबा पूरी तरह से
उस कम्युनिस्ट क्रांति से या कम्युनिस्ट विचारधारा से निकलने के लिए परेशान था उस वक्त। ये 10 साल पुरानी बात, 10-12 साल से भी ज्यादा ही हो गई इस बात, मैं 2007 की बात, मतलब 18 साल हो गए। अब यहाँ जो बात हम कर रहे हैं कि चाइना को ले लें, केरल को ले लें और सबको ले लें, वो कम्युनिस्ट क्रांति और विचार खत्म हो रहा है और उसकी जगह पूंजीपतियों ने ले ली। तो तानाशाहों के अलावा कम्युनिस्ट पर एक छोटा-सा मैं आपसे कमेंट चाहता हूँ, क्योंकि आप उसको स्टडी भी किया है, मार्क्स क्यूबा खुद का है। मामला मैं हमेशा क्यूबा को मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखता हूँ। उसके बहुत जी, सारे कारण हैं। पहली बात तो क्यूबा की जो क्रांति थी वो कहीं बाहर से नहीं आई थी। वास्तव में। ईस्टर्न यूरोप के देशों की तरह स्टालिन की सेना नहीं गई थी या सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पैदाइश नहीं थी। अगर आप क्यूबा का इतिहास देखें तो अमेरिका ने लगभग उसको अपने उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किया, कॉलोनी की जी, तरह इस्तेमाल किया, क्यूबा कॉलोनी का भयानक शोषण किया। मतलब पता नहीं चैनल पे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए। एक जमाने में क्यूबा को कैसीनो ऑफ यूएसए कहते थे। कहा यानी था। लड़कियों के साथ मौज मस्ती, जी, शराब पीने के लिए, सिगारेट पीने के लिए और ड्रग्स के लिए जो है बीचेज अब अमेरिका के रईस बीचेज रहते अभी थे। तक भी वैसे काम में लिए जाते रहे वहाँ पर, जी। क्यूबा की जो तो बीचेज हैं। क्यूबा की ग्वांटानामो पे तो कब्जा है ही अमेरिका का, वो सब हम लोग जानते ही हैं। तो क्यूबा में जो क्रांति हुई थी बहुत अंदर से क्रांति हुई थी। क्यूबा की क्रांति के अगर आप संस्मरण पढ़ें जो चेगुवेरा ने लिखे हैं, अगर वो संस्मरण आप पढ़ें तो ये आप चे देखेंगे गुवेरा का जिक्र वो मैंने ऐसा। आपको किया है। जी, बिल्कुल। वो खूनी क्रांति थी, ज़ाहिर तौर पे हिंसक क्रांति थी, लेकिन वो उस तरह की हिंसक क्रांति नहीं थी जैसी बाकी बहुत सारी जगहों पर देखी गई। बहुत ज़मीन से जुड़ी हुई, धीरे-धीरे जीतते हुए गए, क्यूबा पे कब्ज़ा किया और उसके बाद क्यूबा पर जिस तरह से अमेरिका और यूरोप ने लगातार सैंक्शन लगाए, तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि क्यूबा सर्वाइव कर रहा है। सर्वाइव कर रहा और जनता की आकांक्षाएं तो होंगी ही। क्यूबा में अगर 1980 में जो कार हम लोग यूज करते थे या 90 में कार यूज करते थे, वही कारें अगर क्यूबा में आज हैं, नया नहीं आया है, बाकी है। सारी चीजें नहीं आई हैं, तो लोगों की इच्छा तो होती ही है। और सीधे जुड़ा हुआ है यूएस के साथ। बहुत सारे क्यूबा के जो एंटी कम्युनिस्ट हैं वो यूएस में हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, तो वो लगातार खबरें तो मिलती ही रहती हैं, वैसा ब्लैकआउट तो है नहीं। तो अगर लोगों का मन है कि वो सारी चीजें आ जाएं तो ये कोई बहुत बुरा मन नहीं है। इसको मतलब अगर मनुष्य के तौर पे देखें तो बहुत बुरा मन नहीं है। लेकिन व्यवस्था के तौर पर देखें तो क्यूबा की वो हालत इसलिए हुई है और क्यूबा उसके बावजूद सर्वाइव कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने लगातार सैंक्शन लगाए। अगर वो सैंक्शंस नहीं होते, अगर उसको बिजनेस करने की और बाकी सब करने की इजाजत परमिशन। होती, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि वो स्विट्जरलैंड बन जाता, लेकिन लैटिन अमेरिका के बाकी देशों की तरह ही वो भी फ्लरिश करता। ये फ्लरिश मेरा कर। मानना है। इसलिए क्यूबा में मैं रिवॉल्यूशन को, अच्छा आप देखिए, क्यूबा को ना स्टालिन ने कभी बहुत पसंद किया, ना कभी माओ ने पसंद किया। वाह! इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का उस तरह से क्यूबा हिस्सा नहीं रहा। जब हम लोग कम्युनिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे तो हमको यही बताया जाता था कि क्यूबा में तो प्रतिक्रांति हुई है और क्यूबा में तो बहुत संशोधनवादी लोग हैं और फला है, ढिमका है। यहाँ तक कि क्यूबा में अगर फिडेल के बाद उनके भाई भी राष्ट्रपति बने हैं, तो उसको जी, परिवारवाद एकदम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि फिडेल के चलते उनके भाई इतने लंबे समय तक नहीं बने। और ये वो तो सब कहने के बाद मुझे बहुत लंबे समय तक वो, और वो बहुत तो लंबा खुद समय भी। और उन्होंने, जी, और इतना सब कहने के बाद मेरा सवाल है, वो सवाल मैं पूछना ही चाहूंगा कि आप पूरी व्यवस्था यही रखते हुए एक टाइप की इलेक्टोरल डेमोक्रेसी क्यों नहीं ला सकते हो कि कम से कम पार्टी के अंदर ही 5-5 साल, 10-10 साल पे सत्ता बदले। जब एक व्यक्ति 30 साल, 40 साल सत्ता में होता है और मरने के साथ जाता है, तो आप समझ लीजिए, अपने लोकतंत्र में हम लोग उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। वो एंटी इनकम्बेंसी और वो एक चेहरे को देखने की फटीग जो है, वो जनता को कहीं ना कहीं ये एहसास कराती है कि तमाशा है। तो अगर फिडेल मान लीजिए बीमार हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, 10 साल पहले या 15 साल पहले लेकिन रिटायर हो गए होते, हाँ, भाई कोई और बिठा देते, फिर भाई 10 साल बहुत बाद लंबे रिटायर हो समय जाते। तक बीमार रहने के और बाद भी वो बिल्कुल सत्ता और लोग चला रहे थे, वो तो बुरी तरह से बीमार थे, सब कुछ था। तो आप किसी और को बना देते, क्या चला जाता। ये जो अविश्वास है, हमारे यहाँ राजनीति में देखते हैं कि पति पत्नी को लड़ा देंगे। अभी एक साहब ने मंत्री बनाया, अपने बिना चुनाव लड़े अपने बेटे को, तो कहा कि दूसरे किसी को बनाएंगे, पार्टी छोड़ के चला जाएगा। छोड़ के तो चला ये जाएगा। वाला अविश्वास उस पार्टी में क्यों होना चाहिए जिसको सैकड़ों लोगों ने अपने खून से सींच कर बनाया है। जो बाकी लोग हैं उन्हें सत्ता में क्यों नहीं आना चाहिए। अच्छा, जैसे यूनिवर्सिटीज में सिस्टम होता है, एक साल ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेंगे, अगले साल ये हेड ऑफ, कुछ ऐसा ही कर लीजिए कि आपके जो 5 लोगों की टॉप मोस्ट कमेटी है, उसी में सत्ता बदलते उसी में रहिए कम से कम कि 3 साल एक, 3 साल एक। तो मेरा ये सवाल क्यूबा से भी है, क्यूबा के प्रति तमाम श्रद्धा और तमाम सम्मान के बावजूद। जी। अ, छोटा-सा जवाब हम लोग इस पर दोनों पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा-सा, फिर क्योंकि जो मेरे सवाल मन में हैं,
जहां मैं फिर से वहीं मेरी सुई अटकी हुई है, वहां चलेंगे। लेकिन किम इल सुंग और ईदी अमीन पर भी थोड़ा सा आप बोल देंगे तो हमारे सारे लोगों के लिए जानकारी में अच्छा रहेगा। किम इल सुंग के बारे में विजय भाई बहुत कम जानकारी मिलती है। जी। सोनी एक फिल्म बना रहा था, मैंने जिक्र किया है उसमें। सोनी एक फिल्म बना रहा था और आप ये समझिए कि आपने उसका किम इल जिक्र सुंग का किया नाम, उसमें। जी। जी, जो पोता अभी है वो सत्ता में था, उसी के समय की बात है। वेबसाइट हैक कर ली गई, उनको पैसे देकर अपनी वेबसाइट छुड़वानी पड़ी, फिल्म बनाना तो बहुत दूर की बात। अंदर रहते हुए तो वही किताब छप सकती है, इसे जो जिस पर ओके करेगी सरकार वही किताब छप सकती है, तो अंदर से तो कुछ आता नहीं। तो क्यूबा वहां के लिए, सॉरी, नॉर्थ किम इल कोरिया सुंग। के लिए हमारे पास दो सबूत थे। और एक बात और बता दूं, इंटरनेट के जमाने में बहुत सारे लोग मुझे वीडियोस दिखाते हैं कि देखिए कितना विकास हुआ है। पर्यटक जो हैं वो उसकी राजधानी प्योंगयांग के बाहर जा ही नहीं सकते। और ये भी कह दूं, कुछ मित्रों को थोड़ा और बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सच जानना चाहिए, चाइना में भी 40% से ज्यादा अभी भी ऐसा एरिया है जहां आप जा ही नहीं सकते हैं। आपके पास चाइना का वीजा होगा तो भी आप वहां नहीं जा सकते हैं। नहीं बात। बीजिंग का आदमी अगर वहां जाना चाहेगा उसको परमिशन लेना पड़ेगा। प्योंगयांग का आदमी अगर नॉर्दर्न एरिया में अपने जाना चाहेगा उसको परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाएगा, वरना तो हम जानते ही नहीं है वहां क्या हो रहा है। नॉर्थ कोरिया तो तो अपने आप चाइना में एक हमको रहस्य दिक्कत, है। अपने आप में एक रहस्य है चाइना नॉर्थ भी कोरिया। रहस्य है, चाइना चाइना भी भी रहस्य रहस्य है। चाइना ने सोशल मीडिया को बहुत शानदार यूज किया है, तो सारी चमकती हुई तस्वीरें आती हैं, लेकिन कभी कभी कहीं से वो तस्वीरें आ जाती हैं जो चाइना नहीं दिखाना चाहता है, और वो 40% ऑफ चाइना है। तो ये मैं बात कर रहा था कि कोरिया के लिए मेरे सामने चुनौती थी कि मैं लिखना भी चाहता था, क्योंकि वहां नेपोक्रेसी है। और ये अपने है। आप में मजेदार है कि दादा मर गया लेकिन अभी भी वही राष्ट्रपति है, बाप मर गया अभी भी वही प्रधानमंत्री सही है। है। तो ये दुनिया में अपने तरीके सही का नहीं होता। परिवारवाद है, ये कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब हिंदुस्तान के संदर्भ में समझिए कि अगर हिंदुस्तान में ऐसा शासन होता तो अभी भी हमारे राष्ट्रपति जो है वो, या प्रधानमंत्री नेहरू जी होते, इंदिरा नेहरू जी भी जी वो होते, छोटी, भले नेहरू वो जी मर गई होते। लेकिन होती। हाँ, हाँ, तो इस तरह का वहां पे है। तो मेरे साथ बड़ा मजेदार हुआ कि एक महिला, एक बहुत बुजुर्ग महिला है, मां समान है मेरे, वो मिल गई मुझे। और उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम मुझे जानते हो लेकिन ये नहीं जानते हो कि मैं अपने पति के साथ वहां पे रह चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पति वहां राजदूत हुआ करते। तो विजय भाई मेरी बात है जहां भी होती है खिल गई। मैंने कहा इससे अच्छा सोर्स क्या मिल सकता है कि एक पंजाबी हिंदुस्तानी महिला जो है वहां पर 2 साल रही है और उन्होंने मुझे वहां के इंसाइट्स दिए। इसके अलावा जो लोग भी वहां से निकल पाए हैं उन्होंने कुछ लिखा है, और वहां का कुछ साहित्य छपकर बाहर आया है अंग्रेजी में ट्रांसलेट होकर, उन सबके सहारे मैंने पढ़ा। और नॉर्थ कोरिया में वामपंथ नहीं है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, कभी नहीं रहा है। शुरू के 4-5 सालों को छोड़कर कभी वहां कोई वामपंथ नहीं रहा है। किम इल सुंग जब सत्ता में आया तो वो ऊपर से लादा गया था। और आपने तो पढ़ी है कि वहां कोरिया के जिनको गांधी कहा जाता था उनकी जी। हत्या करवा दी गई, उनकी क्योंकि वो जो है रशिया के सामने रशिया की सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थे। थोड़ा सा 2 मिनट मुझे और दे दीजिए तो इस पर बात कर जी लूं कि जी जी, कोरिया नहीं कर रहा। कभी भी अपने अपने इतिहास में बटा हुआ नहीं रहा है, हमेशा कोरिया एक साथ रहा है। चाइना का उस पर कब्जा रहा, जापान का कब्जा रहा, दोनों ने जबरदस्त लूटा, सांस्कृतिक शोषण किया, सब कुछ किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जब हार जाता है तो कोरिया अपने आप आजाद हो जाता है। अमेरिका और रशिया जो अब तक दोस्त थे, सेकेंड दोनों, वर्ल्ड वॉर ये खत्म बहुत होने के इंटरेस्ट। बाद जी। किनारे हो जाते हैं। जबकि अमेरिका के जापान से हमेशा से अच्छे रिश्ते रहे हैं, अगर नॉर्मल होता तो जापान के साथ अमेरिका खड़ा होता। अब कोरिया एक ऐसा देश था जहां, और भी कई देशों में हुआ, लेकिन कोरिया में अमेरिका को लगा पूरा रशिया कब्जा कर लेगा तो ये तो जापान तक पहुंच जाएगा, जापान के थ्रू हमारे अंदर कभी भी घुस सकता है। तो जापान की तरफ वाला इलाका अमेरिका ने अपने पास रखा, रशिया की तरफ वाला इलाका रशिया ने अपनी तरफ रखा, और पहली बार कोरिया दो हिस्सों में बट गया। दो। जी। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये दो महाशक्तियां जो थी, जिसका शीत युद्ध हम पढ़ते हैं, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई देता बिल्कुल है। बिल्कुल। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया आजाद लगता है, लेकिन आज भी वो अमेरिका की कॉलोनी है। अब रशिया खत्म हो गया, चाइना उस तरह का रहा नहीं, तो नॉर्थ कोरिया आजाद जरूर है, लेकिन नॉर्थ कोरिया किम इल सुंग परिवार की कॉलोनी, वो कॉलोनी है एक इससे तरह अलग से। नहीं है, जी। कॉलोनी ही है बिल्कुल। जी। ईदी अमीन को हम कैसे देख रहे हैं? ईदी अमीन मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। अंग्रेजी में ईदी अमीन पे आपने बहुत कुछ पढ़ा ही होगा, बहुत लंबे समय से लिखा जा रहा है। अंग्रेजी में मैं माफी चाहूंगा, बड़े लेखक हैं, लेकिन बहुत एग्जॉटिक तरीके से पेश किया गया है। मनुष्य का मांस खाने वाला, बहुत सारी औरतों से संबंध बनाने वाला, अथाह बलि, ऐसे एग्जॉटिक टाइप का एक कैरेक्टर, विचित्र टाइप का एक कैरेक्टर, जैसे जिसको जू में रखा जाता है, इस तरह के कैरेक्टर के रूप में ईदी अमीन को पेश किया।
भाई साहब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अफ्रीका का नक्शा उठाकर देखिए। जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि कार्यक्रम के बाद अफ्रीका का नक्शा उठा के देख लें कि वहां देशों का नक्शा कैसा है। वैसे देशों का नक्शा दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। यूरोप में आप जाएंगे, कटे फटे टेढ़े मेढ़े आपको नक्शे मिलेंगे, ये वाली नदी और ऐसे वैसे। फिनलैंड है तो यहाँ फिनिश बोली जाती है, डेनमार्क है तो डेनिश बोली जाती है, सारे भाषाओं पे बने हुए सब कुछ। हाँ, सारे सारे राज्य ही भाषाओं पे बने। इंग्लैंड इंग्लिश बोली जाती है, इसीलिए वेल्स में वेल्श वेल्स बोली जाती है, सब कुछ उसी हिसाब से बना है। अफ्रीका के नक्शे आपको चौकोर दिखाई देंगे। ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को आपने कहा कि इसको 20 हिस्सों में बांट दो और उसने बैठकर जो है चौकोर चौकोर जहां से मन किया वहां से काट दिया। ये अंग्रेजों की कारस्तानी है। वैसे दुनिया में जितने तानाशाह पैदा हुए हैं ज्यादातर अंग्रेजों और अमेरिका की कारस्तानी है, लेकिन ये तो शुद्ध रूप से अंग्रेजों की कारस्तानी थी। अफ्रीका पे कब्जा था, जबरदस्त लूट किया और देश अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के हिसाब से बनाए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि अफ्रीका कबीलों का देश था। प्राचीन प्राचीन इलाका था कबीलों का। कभी कभी अब मान लीजिए ए कबीला है और बी कबीला है, इनके बीच में ट्रेडिशनल दुश्मनी चल रही है। आधा ए कबीला ले लिया, आधा बी कबीला ले लिया, इनको मिलाकर एक देश बनाया। और वो देश बनाया ही इसलिए कि ये आपस में लड़ते फिरते रहे और हमारी लूट इनकी आजादी के बाद भी चलती रहे। ईदी अमीन अपने यहाँ के एक अल्पसंख्यक कबीले का था, मुस्लिम था, धर्म जो था उसका इस्लाम था, और वो इनकी सेना में एक सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। और ब्रिटिश सेना में अफ्रीकियों को दबाने के लिए जो हमारे यहाँ भी किया गया, हमारे दादा कहते थे इस बात को कि जो ब्रिटिश पुलिस हुआ करती थी उसमें अंग्रेज कम क्रूर हुआ करते थे, जिन हिंदुस्तानियों को रखा जाता था वो ज्यादा क्रूर हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि नहीं करेंगे तो नौकरी उनसे छीन ली जाएगी, उनको साहब के सामने अपने आप को ज्यादा अच्छा साबित करना है, एकदम प्रूव करना है लगातार अपनी लॉयल्टी। तो ईदी अमीन भी इसी टाइप का था, एक सिपाही भर्ती हुआ था, लेकिन उसकी क्रूरता के किस्से बहुत जल्दी मशहूर हो गए और उस जमाने के जितने अंग्रेज अफसर हैं जिन्होंने लिखा है, सबने उसकी बहुत तारीफ की है कि बहुत अच्छा वो जो है सिपाही था। और क्रूरता के किस्से तो मैंने लिखे ही है कि किस तरह अफ्रीकियों के साथ उसने क्रूरता की। अब अचानक अंग्रेजों को युगांडा छोड़ना पड़ा, और जब छोड़ना पड़ा तो एक साहब को वहां पे राष्ट्रपति बनाया गया, प्रधानमंत्री बने वो। थोड़े से कम्युनिस्ट थे, थोड़े से क्या थे, लेकिन कुल मिला जुला के जो थे वो है थे। और ईदी अमीन के समझ में आ गया कि यहाँ पर सत्ता में कब्जा बेवकूफ बन के किया जा सकता है, तो उसने अपनी छवि एक बेवकूफ और हंसोड़ आदमी की बनाई। इसलिए जब वो सत्ता में आता है पुराने राष्ट्रपति को हटा के, तो अंग्रेजों को लगता है बहुत बढ़िया, एक गधा आ गया हमारा चलेगा, अमेरिका को लगता है एक गधा आ गया हमारा चलेगा, और इजराइल को भी लगता है कि एक गधा आ गया हमारा चलेगा। बट वो गधा नहीं, और जो क्रूरता उसने ब्रिटिश शासन में सीखी थी वही क्रूरता उसने अप्लाई की अपनी सत्ता बनाए रखने के। बाकी तो उसमें किस्सा है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें सबक है कि उसने भी अल्पसंख्यक चुने। एशियाई लोगों को लेके गए थे अंग्रेज, वहां पर बसाए थे, और वहां का टेक्निकल काम, बिजनेस और ये सारा कुछ करने के बड़े बड़े फॉर्म, ये सब कुछ जो है वो एशियाई लोगों और मूलतः हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी, ज्यादा हिंदुस्तानी कम पाकिस्तानी वहां पर थे। और जब आजाद हुआ तो सारी मुश्किलों का सबब बताया गया कि ये एशिया ही सारी संपत्ति पे कब्जा करके बैठे हैं, इनको निकाल दो। और ये सिर्फ युगांडा में नहीं हुआ, और भी कई जगहों पे हुआ। ऋषि सुनक के बाप को ऐसे ही निकाला गया था, जो बाद में जाके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने। और ईदी अमीन ने एक रात में ऑर्डर निकाला और सारे एशियाइयों को वहां से बाहर निकाल दिया। मजेदार बात यह है कि ज्यादातर अमेरिका और यूरोप गए, हिंदुस्तान कोई लौट के नहीं आया। और उसके बाद ईदी अमीन की भी तबाही शुरू हुई और युगांडा की भी तबाही शुरू हुई। और आपको एक मजेदार बात बता दूं कि उसी में जो लोग निकले थे उनमें से एक साहब ने हमारी प्रसिद्ध जो हमारी अभिनेत्री थी मुमताज, उनसे शादी। वो सब किस्से मैंने कर दी जी। पिनोशे को लेकर आप थोड़ा सा नाराज दिखते हैं, क्या नाराज थे? हाँ, पिनोशे को लेके मैं नाराज था। पिनोशे को लेके मैं नाराज इसलिए, मैं सभी को लेके नाराज था। खुश तो मैं किससे हूँ? खुश तो मैं किसी तानाशाह से नहीं हो सकता, ना आप ना मैं, हम लोग तानाशाह से खुश नहीं हो सकते। हमारी अलग भी विचारधाराएं हो तो हम अपने विचारधारा के भी तानाशाह नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे हमारे विचारधारा में भी डेमोक्रेटिक लोग आए। पिनोशे की दो बातें थी जिसकी वजह से मुझे दुख ज्यादा है। पहली बात तो ये कि अलेंदे बाकायदा लोकतंत्र से चुन के आए, चुनाव जीत कर आए थे, और अगला चुनाव हार सकते थे तो सत्ता बदल जाती, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात थी नहीं। अलेंदे वामपंथी थे, घोषित वामपंथी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको जिस तरह से हटाने की कोशिश अमेरिका करता है, सीआईए, वो साफ दिखाता है कि पूरे लैटिन अमेरिका को अमेरिका हमेशा से अपना गुलाम और कॉलोनी समझता रहा है। क्यूबा की बात हम लोगों ने की, और लैटिन अमेरिका के अंदर अभी भी आप देखिए, वेनेजुएला पे आक्रमण की बात कर रहा हूं जी, वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के अंदर, हाँ, लैटिन अमेरिका के अंदर वो एक भी ऐसा शासक नहीं चाहता है जो उसकी नीतियों के खिलाफ। कारण क्या है कि लैटिन अमेरिका में एक तो खेती बहुत शानदार होती है,
वहां की जमीन के अंदर बहुत सारे खनिज हैं, रूट में है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिकियों के अय्याशियों के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो लैटिन अमेरिका से जाती हैं। उनका नाम बार बार क्यों लिया जाए, नाम देना भी अच्छा नहीं। तो अलेंदे को हटाया गया, सीआईए की पूरी साजिश थी। और आपने एक ऐसे देश में जहां लोकतंत्र कायदे से फंक्शन कर रहा था, आप चुनावी तरीके से भी हटा सकते थे। पैसा आपके पास अकूत था, पैसा डाल देते, अगला चुनाव हार जाता, और कोई और थोड़ा सा कम वामपंथी या थोड़ा दक्षिणपंथी आ जाता, डेमोक्रेसी अपने तरीके से फंक्शन करती रहती। आपने डेमोक्रेसी, जिस जिस डेमोक्रेसी को लेके आप इतना हल्ला करते हो, जो डेमोक्रेसी को लेके आप वामपंथियों की आलोचना करते हो, सबकी आलोचना करते हो कि डेमोक्रेसी लागू करनी है, वो डेमोक्रेसी वहां चल रही थी और आपने उसकी हत्या कर दी, और एक सैन्य ऑफिसर को आपने वहां गद्दी पर बिठाया। ये तो पहला कारण। दूसरा कारण कि आपके यहाँ जो नई आर्थिक नीतियों का प्रपोजल आपके अर्थशास्त्री दे रहे थे, और जिसको लागू करने की आपकी हिम्मत नहीं थी, कि पेंशन फंड का पैसा बाजार में कैसे लगाएं, चिकित्सा को कैसे प्राइवेटाइज कर दें, ये बात मैं उस जमाने की कर रहा हूं, अब तो अमेरिका भी सब जी कर चुका है। वो सारा प्रयोग आपने चिली जैसे देश में किया। यानी आपने उसको गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया, चिली के लोगों को गिनी पिग की जी तरह इस्तेमाल किया, और डेमोक्रेसी का एक फार्स बना के रख दिया। तो अमेरिका का दोहरा चेहरा समझना हो तो पिनोशे से, और भी एग्जाम्पल हैं, सैकड़ों एग्जाम्पल हैं, लेकिन पिनोशे से बेहतर एग्जाम्पल कोई नहीं आता। इसलिए मैं इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि निक्सन के बाद का अमेरिका जो है, एक आध आगे पीछे लोग आते रहे जाते रहे, लेकिन निक्सन के बाद खासतौर पे जो रिपब्लिक वहां बने, अब तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक दोनों का एक ही हाल है, लेकिन रिपब्लिक जो बने उनका डेमोक्रेसी के प्रति कहीं कोई आस्था थी उनकी, कहीं ना ये मानने को मैं तैयार हूं। हाँ। जी आपने अमेरिका की चर्चा की और आजकल अमेरिका के साथ साथ डीप स्टेट भी चलता है, लेकिन एक उससे पहले मैं एक चीज समझना चाहता हूँ जो आपने वैसे भूमिका में लिखा कि जितने तानाशाह हैं जिनका जिक्र आपने किया है, उनकी जो कलर लाइफ है, सेक्स लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, प्रॉपर्टीज है, उसकी चर्चा सब लोग करते रहे। हम लोग जब पढ़ते हैं तो वो ऐसा ही लगता है, और कई बार तो हो सकता है कई लोगों का मन ही इसलिए बनता हो कि तानाशाह बन जाया जाए। हाँ तो हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल उस बिल्कुल। सब्जेक्ट को क्यों नहीं, उस जो हिस्सा है लाइफ का हाँ, उसको क्यों नहीं मुझे चुना? मुझे हमेशा लगता है कि ये मामला इतना व्यक्तिगत नहीं है। विजय भाई, हम जिस समाज में रहते हैं, तानाशाह छोड़ दीजिए, जिसकी आय एक सीमा से ज्यादा हो जाती है, जो लाख की जगह करोड़ में या 4 लाख 5 लाख 10 लाख कमाना, हमारे अगल बगल के लोग, बहुत सामान्य आपके साथ पढ़े हुए लोग, आपके साथ पत्रकारिता किए हुए लोग, जब अचानक पैसा आता है तो ये सब करने लगते हैं। हम जानते हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि पेट भर जाता है तो फिर दूसरी चीजों की तरफ उसकी लालच जाती है, और प्रॉपर्टी, बड़ा घर, बड़ी टीवी, बड़ी कार, ये सब अपने समय में हम लोगों ने अपने बहुत करीबी लोगों को इसमें डूबते हुए और देखा है। डूबते खत्म होते हुए देखा है। तो ये मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। अच्छा, पाठक के लिए ये सब बड़ा मजा आता है, मैं लड़कियों के किस्से सुनाऊं कि कितने रिश्ते थे जी एटीएम के, या ये बताऊं कि स्टालिन पे कितने लोगों को कहा जाता है, या हिटलर किसके साथ जी, सोता था, ये सब बताऊं तो लोगों को बड़ा मजा आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये तानाशाही का जो पूरा विमर्श है उसको अगंभीर कर उसको देता है कमजोर करता है। एकदम। आप तानाशाही की बात कर रहे हैं विजय भाई, आप तो सच्चे वाले पत्रकार हैं, मैंने तो बुढ़ापे में पत्रकारिता की कोशिश की, आप लोग तो पत्रकारिता कर रहे हैं। आप अपने यहाँ के नेताओं को देख लीजिए, अच्छे खासे डेमोक्रेटिक नेता, जो वैसे देखिए, तानाशाह नहीं है, आपसे बड़े प्यार से मिलेंगे, जनता का काम करेंगे, लेकिन बड़ी बिल्डिंग, दुनिया भर के संबंध और ये सब तो वो भी करते हैं। सब रस अब उनके लिए उनके होता है। एनालिसिस का, हाँ, तो अब उनकी एनालिसिस जो है उसी आधार पे की जाएगी तो कभी सही जगह हम नहीं पहुंचे। तो इशारे किए हैं मैंने, हिटलर के बारे में मैंने इशारा जी किया है कि जीवन भर इशारा खुद किया। को ब्रह्मचर्य दिखाता रहा, लेकिन मैं इतना लिख के निकल गया हूं कि कई महिलाओं से संबंध है। अब मान लीजिए 8 महिलाएं हैं तो मैं 8 बेडरूम लिखूं, मैं सिनेमा वाला तो हूं नहीं कि मुझे हिट देखना है, मुझे लगा पाठक, मेरा मेच्योर पाठक होता है, वो इससे वो मेरा इशारा समझ जाएगा, जो बेहतर मूल काम बात है उस किया। पर टिक जाएगा। जी जी वो जी। बेहतर काम है, मैं केवल जानकारी के जैसे लिए। ईदी अमीन का अब जिक्र किया कि अब लोग लिखते हैं तो ईदी अमीन के रिश्ते ही बताने में 100 पेज खत्म कर बताना। देते हैं, मुझे लगा हाँ ऐसा कोई मतलब नहीं है, दो चार जी उदाहरण काफी होते हैं। जो हमने तानाशाहों का जिक्र किया है, आपने किताब में किया है, उन सब में एक चीज कॉमन मुझे लगती है कि एक तो डरपोक है मोटे तौर पे, मैं समझता हूँ, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं मुझे। दूसरा, एक ग्लैमर पैदा करना, आपने कहीं पर नॉन बायोलॉजिकल भी लिख दिया, एक ग्लैमर पैदा करना पर्सनैलिटी के लिए। तीसरा, अविश्वास अपने सब लोगों के साथ। और चौथा, निशाने के लिए किसी को ढूंढ लेना, और उसको मोटे तौर पे जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटी
माइनॉरिटी वो किसी भी रेफरेंस में हो, हिंदुस्तान के रेफरेंस में मत समझो, लेकिन वो कैरेक्टर जब हम डेमोक्रेसी में आ जाते हैं तब भी उनके साथ बढ़ते हुए देखते हैं, क्या ऐसा नहीं है? डेमोक्रेसी में करेक्टिव मेजर्स होते हैं, डेमोक्रेसी में करेक्टिव मेजर्स होते हैं। आप चुनाव हार जाएंगे तो आपको 5 साल जमीन पे घूमना पड़ेगा, और जमीन पे घूमते हुए आपकी बहुत सारी गलतियां जो है आपको सुधारनी पड़ेंगी। आपको टीम वर्क करना है। जैसे इंडिया में आप अपनी सीट जिंदगी में कभी ना हारे, लेकिन जब तक आप अपने साथ 200 लोगों को जिता के नहीं ला पाएंगे तब तक आप सत्ता पे कब्जा नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने साथ 200 यानी कि 2 लाख लोगों को और जोड़ना पड़ेगा, तब एक टीम आपकी तैयार हो। तो जब टीम तैयार होती है विजय भाई, तो थोड़ा आपको छोड़ना पड़ेगा अपना गुंडागर्दी, थोड़ा सामने वाला छोड़ेगा, थोड़ा आपको भरोसा करना पड़ेगा, थोड़ा सामने वाला भरोसा करेगा। डर जितने आपने वो बताया बिल्कुल सही आपने तजवीज की है, लेकिन ये सब क्यों है कि सत्ता हाथ से न निकल जाए। क्योंकि उनको पता है कि एक बार सत्ता हाथ से निकल गई तो सीधे फांसी के फंदे पे पहुंचेंगे। मैंने जानबूझ के स्टालिन वाला किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया कि स्टालिन के बाद जो आदमी सत्ता में आने के सपने देख रहा था, जो स्टालिन के वक्त में स्टालिन से भी ज्यादा मजबूत हो गया था, बेरिया, उसको मरवा दिया क्रुश्चेव ने जी। तो अगर आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो आप मार दिए जाएंगे। अगर आप हिटलर के राज में हैं और आपने सपना देख लिया गद्दी पे बैठने का, तो आपको मरवा दिया जाएगा। तो ना आप हिटलर पे कभी भरोसा करेंगे पूरी तरह से, आप हमेशा चौकन्ने रहेंगे, और ना हिटलर आप पे भरोसा करेगा, क्योंकि उसको पता है कि जिस रास्ते से मैं सत्ता पे पहुंचा हूं कोई और भी पहुंच सकता है। तो हर वो आदमी उसके लिए खतरा है जो सत्ता में पहुंच सकता है। लोकतंत्र में नहीं है। लोकतंत्र में मान लीजिए कि आज आप मुख्यमंत्री हैं और हट गए, भाई हमारे आदरणीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, सत्ता हार गए, हत्या नहीं हुई ना, मैं किसी को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं तानाशाही है ना है। अखिलेश आज अगर लड़ रहे हैं, आज अगर उनके साथ 2 लाख लोग 5 लाख लोग हैं, तो क्यों है? क्योंकि उनको उम्मीद है कि अगली बार फिर बन जाएंगे। तो ये जो खूबसूरती है, करेक्ट। अच्छा, जब हारे होंगे तो बैठ के विचार तो किया होगा कि यार क्या गड़बड़ियां हो गई, क्या वजह रही, क्या वजह। तो ये करेक्टिव मेजर्स है। अगर आपको जिंदगी में एक ही फिल्म में हीरो बनना है तो आप कोई रिस्क नहीं ले सकते जी। एक जो इम्पोर्टेंट शब्द है, कभी सत्यकाम नहीं करते जी, बताइए। हाँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। इम्पोर्टेंट शब्द का छोटा फिर खत्म करते हैं हम लोग। एक इम्पोर्टेंट शब्द काम में लिया गया है, वो है नेशनलिस्टिक फर्वर। और नेशनलिस्टिक फर्वर को थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो ये कि जो आप समझते हैं वही सही है, यहां तक भी चल जाता है, लेकिन जो आप नहीं सही समझते और या दूसरा जो उसको नहीं सही समझ रहा, वो देशद्रोही है, इसको मैं मोटे तौर पर कहूं, या उसको आप बर्दाश्त नहीं करते। ये बिहेवियर तानाशाह से डेमोक्रेसी में आता जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता? बिल्कुल आता जा रहा है। मतलब अगर नेता राष्ट्र बन जाएगा, अगर नेता का विरोध करना राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, एंटी नेशनल हो जाएगा, तो ये डेमोक्रेसी का क्षरण है। डेमोक्रेसी आपको ये अधिकार देती है कि आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अपने विधायक, अपने सांसद सबकी आलोचना कर सके। तभी तो जनता थोड़ा सा महसूस करती है कुछ हमारे पास भी ताकत है। जनता को भी लगता है कि हाँ हमारी भी ताकत है, हम 5 साल में जाके बदल के आएंगे। अगर ये ताकत जनता से छिननी शुरू हो जाए, आलोचना की पूरी पद्धति, तो जिसको हम लोग करेक्टिव मेजर्स कर रहे थे, वो खत्म हो जाएगी। और ये हो रही है, ये भारत में हो रही है और भी बहुत सारे देशों में हो रही है। ट्रंप के आने के बाद मीडिया के साथ जो बिहेवियर है, प्रतिरोधों पर जिस तरह से रोक लगाने के कानून बने हैं, या हमारे यहाँ जिस तरह से पत्रकारों पर रोक लगी है, जिस तरह से मीडिया हमारे यहाँ कंट्रोल हुई है, ये खतरनाक लक्षण है लोकतंत्र के। लेकिन जैसे ट्रंप का भी आपने जिक्र किया, ज्यादातर ये ऐसा माना जाता है, एक ओवरऑल बिहेवियर बन गया कि ये राइट विंगर्स जो हैं, दक्षिणपंथी जो सोच समझ वाले लोग हैं, वो ऐसा करते हैं, खासतौर से नेशनलिस्टिक फर्वर को। लेकिन यदि कम्युनिस्ट जो शासक हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले, वो भी कमोबेश ऐसे ही बिहेव करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम वाले कम्युनिस्ट शासक, ये अपने आप में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजिंग टर्म है, क्योंकि अगर कहीं कम्युनिज्म आया है तो कम्युनिस्ट तरीके का शासन होगा। वो ये जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है, सिर्फ उसको फॉलो नहीं करेगा। थोड़ा सा सॉफ्ट हो गए ना सब विचारधाराओं में, तो इसलिए मैं आपसे समझा। हाँ, जाहिर तौर पे जैसे भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जाहिर तौर पे उन्होंने संविधान के हिसाब से अपने आप को बहुत बदला है, विपक्ष में रहना सीखा है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है, और लोकतंत्र में अपने तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बेहतर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनके जो इनपुट्स होते हैं कई बार बहुत काम के होते हैं। तो सबने बदला है अपने आप को। अब दक्षिण पंथ की बात इसलिए ज्यादा हो रही है विजय भाई कि ये दौर वामपंथ का है नहीं।
ये दौर दक्षिण पंथ का है, पूरी दुनिया में दक्षिण पंथ उभार। पूरी जब दुनिया में। वामपंथ का दौर था, जब वामपंथ का दौर था उस समय पूरे यूरोप में वामपंथी जो तानाशाही और बाकी सारी चीजें हैं उनकी आलोचना होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन वामपंथ का दौर तो खत्म हो गया। आज अगर आप वामपंथी देशों के रूप में देखें, नॉर्थ कोरिया को मैं कतई नहीं गिनूंगा, कोई मेरे ऊपर कितना भी दबाव बनाए, तो चाइना के अलावा आपको बहुत कोई बड़ा कोई वामपंथी देश दिखाई नहीं देता है। हाँ, क्यूबा को भी क्या गिना जाए, क्यूबा का असर क्यूबा के बाहर तो है नहीं। लेकिन दक्षिण पंथ पर का तो पूरा एक प्रभाव बढ़ता जा रहा है दुनिया भर में। बोल्सोनारो हूँ, अपने यहाँ मोदी हूँ, इटली में मेलोनी हूँ, मतलब मुसोलिनी के बाद मेलोनी जो है वो रेड विंग से ही मेलोनी आती भी है। है। तो ये सवाल पश्चिम के उन विद्वानों पर है जिनको लगता था कि एक बार वामपंथ खत्म हो गया तो पूरी दुनिया में बड़ा प्यारा सा लोकतंत्र चलेगा। वो इस बात को नहीं समझ पाए थे कि दक्षिण पंथ का खतरा अभी भी है। तो इसीलिए दक्षिण पंथ से नेशनलिस्टिक फर्वत की जो आपने बात की, या जिंगोइज्म जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या है? वो कुल मिला जुला के ये है कि राष्ट्र की ये हमारी परिकल्पना है, यही तुमको मानना है। तुमको नवरात्र में नॉनवेज नहीं खाना है, भले तुम उस बंगाल में पैदा हुए हो जहां 9 दिन नॉनवेज बनता है। पाकिस्तान में तुमको जो है शहबाज शरीफ जो लैंग्वेज बोलते हैं वही बोलना है। तुम खैबर पख्तूनवा के हो, तुम सिंध के हो, तुम बलूच के हो, तो तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं। तुम पंजाबी पहले बनो, पंजाब के पीछे पीछे चलो, तब जाके तुम पाकिस्तानी बनो। तो ये सारी दुनिया में ये जो नेशनलिज्म है, ये दिक्कत पैदा कर रहा है। पाकिस्तान में गया, कई बार जाना हुआ मेरा, तो पाकिस्तान में अब तो इतना ज्यादा वो हो गया कि वो सिंध, और आप जाएंगे तो पाकिस्तान नहीं लगेगा। वो लाहौर में जाएंगे तो सिंधियों को, सिंध के लोगों को अलग तरीके से देखते हैं। खैबर की तो बात ही छोड़ दीजिए, पीओके की बात ही अलग तरीके से, तो वो हो रहा है। तो इन सबसे जुड़ा हुआ एक शब्द जो आजकल बहुत हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ये सब ना हो। दिल्ली में पंजाब वाला भी आए, हिंदुस्तान की चर्चा में साउथ वाला भी आए, नॉर्थ ईस्ट वाला भी आए, तो उसको हम अपने हिंदुस्तानी की तरह ट्रीट करें। हिंदुस्तान को ही याद करते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम संविधान में विविधता, जिसे हम लोग बार बार एक भाषण में अशोक जी बार बार बोलते हैं, विविधता में एकता है, लेकिन ये एक देश, एक राष्ट्र, एक भाषा, एक संविधान, एक चुनाव, कहाँ ले जाना चाहते हो आप? क्या इसको आप लोकतंत्र के लिए खतरा मानते हो? सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। बहुत बड़ा खतरा मानता हूं मैं, क्योंकि ये एक वाला जो मामला है ना, जो आपने कहा विविधता में एकता, उसी से जुड़ा हुआ अगला नारा था हमारे स्कूलों में, हम पढ़ते थे अनेकता में एकता। अनेकता में एकता। आप पंजाबी बोलते हैं, मैं हिंदी बोलता हूं, आप कन्नड़ बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी अपनी भाषा बोलिए, हम सब हिंदुस्तानी हैं। ये भारत था। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप थोड़ा चाइनीज लुक के हैं, आप दाढ़ी रखते हैं, आप पगड़ी बांधते हैं, बहुत अच्छा है। कॉमनैलिटी हमारी ये है कि हम हिंदुस्तानी। एक संविधान तो था, लेकिन वो एक संविधान सारी विविधताओं को समाहित करता हुआ था। इसलिए भाषाएं भी तमाम सारी, कल्चर भी तमाम सारा। और इसका सबसे सुंदर अगर एग्जाम्पल है तो हम लोग के जमाने में मिले सुर मेरा तुम्हारा बना था। गीत एक ही, सुर एक ही, लेकिन भाषाएं बदल जाती। आप साउथ में जाते हैं तो साउथ की म्यूजिक उसके साथ आती है, लेकिन सुर वही है, सुर कहीं नहीं बदलता। तो ये जो सुर था वो भारतीय था। इसमें आपको हर तरह का प्रयोग करने का और हर तरह के भाषा के प्रयोग करने की इजाजत थी। ये खत्म हो गया विजय भाई तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। बहुत साफ मैं कह रहा हूं, यही हमको जोड़ता है। बिल्कुल जोड़ना है, ये चिंता है हम सब। एक आपको संस्मरण सुना दूं भाई साहब, एक संस्मरण सुना दूं, याद आ रहा है आपने कहा तो। मैं नीदरलैंड में था और मेरे पैर में जबरदस्त चोट लग गई थी, और उसके बाद मैं कोपेनहेगन आया और वहां मुझे पैदल टहलना था। यूरोप का आप जानते हैं कि हम लोग की औकात तो है नहीं टैक्सी वैक्सी लेने की। तो एक हिंदुस्तानी टाइप का बंदा मिल गया, हिंदुस्तानी शक्लो सूरत की थी का था वो। तो मैंने उससे कहा कि आप हिंदुस्तान से हैं, आप भारत से हैं? तो उसने कहा, उसने सिर्फ सर हिलाया। फिर मैंने उससे हिंदी में पूछा कुछ, तो उसने कहा आई एम इंडियन बट आई डोंट स्पीक हिंदी, आई एम कन्नड़, इफ यू कैन स्पीक कन्नड़ वी कैन स्पीक इन कन्नड़। मैंने कहा आई एम रियली सॉरी, आई एम फ्रॉम हिंदी हर्टलैंड, इसलिए मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी हिंदी बोलता है, लेकिन आप मेरे भाई हो, आप मुझे ये बताओ कि ये ट्रेन कहाँ से मिलेगी। और उसने बहुत प्यार से ट्रेन भी बताई, साथ में गया भी, हम लोगों ने एक कॉफी की, पी, बहुत कुछ शेयर किया और उसके बाद निकल गए। ये है हिंदुस्तान। अगर मैं ये कहूं कि जो हिंदी नहीं बोलता कहाँ का हिंदुस्तानी, तो हम कट गए। ठीक है, अब आखिरी सवाल कि जो ये सारी चर्चा जो हमने की उसमें आपके जो मित्र हैं ज्यादातर, वो ये कहते हैं कि भाई ये सवाल क्यों कर रहे हो, ये मैंडेट मिला है ना हमें, ये देश ने मैंडेट दिया। आप डेमोक्रेसी में भरोसा करते हैं? करते हैं। चुनाव व्यवस्था में भरोसा करते हैं? करते हैं। हालांकि मैं तो इस पर भी बहुत सहमत नहीं हूँ कि चुनाव ही लोकतंत्र का केवल एक बैरोमीटर है, लेकिन अलग आज की तारीख में। तो जब मैंडेट आपने दे दिया, विजय त्रिवेदी ने, अशोक पांडे ने वोट दे दिया अपना, और हम चुन लिए गए, तो फिर उसमें सवाल क्यों?
अगर केवल टेक्निकल बात करनी हो तो मैं कहूंगा कि हुजूर आला आप अपना ही जो चुनाव घोषणा पत्र है जिस पर मैंडेट मिला है उसको पढ़ लीजिए, अगर केवल टेक्निकल बात करनी हो। और अगर टेक्निकल बात ना करनी हो तो मैं कहूंगा कि हमारे पुरखों को जो मैंडेट मैंडेट मिला था 1947 या उसके बाद या उसके बाद या उसके बाद, अगर उस समय वो यही सवाल कहते कि ये मैंडेट तो हमको आजादी की लड़ाई के लिए मिला है, तो जो उसमें मुखालिफत थे या हमारे साथ नहीं थे, मुखालिफत होने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, वो सब साथ में देशद्रोही हैं, उनको देश से निकल जाना चाहिए, तो फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाती। आप 1947 में आजादी मिलती है विजय भाई, कभी मुझे इस पर बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन अब उम्र होने के साथ आप मैच्योर होते हैं। मुझे लगता है क्या अद्भुत दृश्य था कि एक साथ कैबिनेट की मीटिंग में बाबा साहब अम्बेडकर बैठे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी श्यामा बैठे प्रसाद हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हैं, 3 ही नाम ले लेता हूं, जिनकी कभी नहीं पटी, जो हमेशा अलग अलग रहे। देश आजाद हुआ तो साथ में खड़े हो गए कि हम साथ में मिलकर संविधान बनाएंगे और देश बनाएंगे। मैंडेट ये था और यही मैंडेट हमेशा का है। और नेता का काम जनता के पीछे भागने का सिर्फ नहीं है, जनता को भी राह दिखानी है। आपने संविधान की शपथ ली है, मैंडेट कोई भी आपको मिला हो, आपने संविधान की शपथ ली है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सीपीएम की सरकार हो। एक बार जब संविधान पर आपने हाथ रख के शपथ ले ली तो आपका काम है संविधान के अनुसार देश चलाना। इसीलिए कोई सरकार अगर संविधान से हिलेगी तो हमारा आपका काम है उससे सवाल पूछना। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही, मुझे तो बहुत आनंद आया है इसमें। आप पता नहीं मुझे इससे भी कितना संतुष्ट हैं कि हमेशा आपसे बात करके हमेशा आनंद आता है, मैं अपने चाहे ऑनलाइन दर्शकों करे को या भी ऑफलाइन करे। जी, बिल्कुल, अपने दर्शकों को फिर कहता हूँ कि एक बार ज़रूर इस किताब को पढ़ें, और ये 20वीं सदी के तानाशाह 21वीं सदी के आगाह करने के लिए भी है। तो मैं तो चाहूँगा कि अशोक जी एक बार 21वीं सदी के तानाशाहों पर भी लिखें, तो उसको भी पढ़ेंगे, थोड़ा-सा जरूर देखेंगे। लिखेंगे, जरूर चलिए, लिखेंगे, जरूर बहुत-बहुत लिखेंगे शुक्रिया। वक्त आने पर। राजकमल जी, की एक बहुत किताब है, शुक्रिया। इसको ज़रूर लीजिए। बहुत बधाई अशोक जी को भी और राजकमल को भी कि ऐसे विषय पर ये किताब लिखी गई है और बहुत ईमानदारी से लिखी गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बधाई सर आपको। बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। बहुत थैंक शुक्रिया, यू। बहुत शुक्रिया।